हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक इट। आई होप आप सभी की एसएससी जेई और स्टेट लेवल जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन में रिवीजन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो रिवीजन के लिए क्रैक इट ने एक 2020 सीरीज को ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। आज 2020 सीरीज में मैं लेने वाला हूँ आरएसी लेवल 1। यहाँ पे हम लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे हमारा लेवल इंक्रीज करता चला जाएगा। तो आज लेवल 1 के 20 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे और इन 20 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और 20 क्वेश्चंस को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि इसी एरिया से अगर दोबारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वो कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। तो चलिए लेवल 1 आरएसी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज एट। देखिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर है क्या? ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर और अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर और द प्रेशर एट विच थ्री फेसेस गैस, लिक्विड, सॉलिड ऑफ दैट सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन द थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। आप ए पॉइंट को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पे आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस ये सब्सटेंस तीनों फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर कितना है ट्रिपल पॉइंट पे ऑफ द वाटर पे, देन टेम्परेचर 273.15 केल्विन। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाती है। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है, कभी भी हमें कंपैरिजन करना है तो हमें एक ऐसा बेस पॉइंट चाहिए जो कभी चेंज ना करे, क्योंकि अगर कंपेयर करना है किसी दो सब्सटेंस को तो आपको एक ऐसा बेस चाहिए जिसके ऊपर आप कंपैरिजन कर पाओ। तो बेस कभी चेंज नहीं करना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर पे अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज करते भी हो, फिर भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर कभी चेंज नहीं करेगा। कभी स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर बॉइलिंग पॉइंट को और मेल्टिंग पॉइंट को हम क्यों नहीं ले लेते अपना स्टैंडिंग पॉइंट, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि हम कभी भी बॉइलिंग पॉइंट को और मेल्टिंग पॉइंट को एज ए स्टैंडर्ड नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको बॉइलिंग की एग्जांपल दूं तो आपको पता है जब बॉइलिंग होनी स्टार्ट होती है उस टाइम पे जो आपका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। बाय चांस किसी वजह से अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया तो आपका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा, वेपर प्रेशर चेंज हो गया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया तो आप इसको स्टैंडर्ड नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को स्टैंडर्ड लेना है तो वो चेंज नहीं करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसीलिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करता भी है, फिर भी आपका ट्रिपल पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका आंसर देने के लिए यहां पे देखिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन स्केल में अगर इसको कन्वर्ट करना है, और हमें पता है हम केल्विन स्केल को एज ए स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं, बेस लेकर चलते हैं, तो इसका सबसे मिनिमम पॉइंट को माना जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो में अगर आप नेगेटिव स्केल की तरफ को आओ सेंटीग्रेड में तो आपको जाना पड़ेगा -273 डिग्री सेल्सियस, और जहां पे भी आपको -273 डिग्री सेल्सियस मिल गया वो आपका हो जाएगा 0 केल्विन। अब यहां से हम अपना बेस बना के चलते हैं और यहां से हम अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए जाते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन हमारे पास था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या तो आप बोलिए 0 केल्विन या आप बोलिए -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे आंसर क्या आएगा आपका? -273 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है कहीं आपको? ये दिख रहा है -273 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 0 सेल्सियस है, अगर यहाँ पे 0 केल्विन होता तो ए एंड डी बोथ होता। क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर एंड द प्रेशर फॉर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा हूं तो 15 डिग्री सेल्सियस आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान के
चला जाता है। और 15 डिग्री सेल्सियस में आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, तब आपके पास केल्विन में आंसर आएगा। और अगर प्रेशर की बात की जाए देन 760 mm ऑफ Hg, Hg मीन्स मर्करी 1 बार, या अगर आपके पास आंसर आता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आपके पास आंसर आ सकता है 14.5 psi, तो ये सभी आंसर सही हैं। क्लियर। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है और एक नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में हम 0 डिग्री सेल्सियस को अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेकर चलते हैं। यहाँ पे 273 केल्विन आ जाएगा और यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा 760 mm Hg एंड 1 बार प्रेशर। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 273 प्लस 15 और यहाँ पे आंसर हमारे पास है सी। क्वेश्चन नंबर 4, 110 इन रेफ्रिजरेशन इज। देखिए एसी खरीदने जाते हैं हम तो हम बोलते हैं 1 टन का एसी दे दीजिए, 2 टन का एसी दे दीजिए। वैसे ही रेफ्रिजरेशन में भी टन एक यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 टन वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल करना चाहते हो तो आपको 24 घंटे अगर लगेंगे, इट मीन्स आपके पास 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हो गया। क्लियर। तो आंसर इसका आएगा डी। और ध्यान में रखिएगा 1 टन वाटर को 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा देते हैं, इट मीन्स आपने जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किया है वो 1 टन का किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 टन किलो जूल पर सेकंड में कितना होता है। देखिए इसका आंसर बहुत ईजी है। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई आइस क्यूब है, इस आइस क्यूब को अगर आपने वाटर में कन्वर्ट करना है या फिर वाटर को आइस क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है। देखिए जब भी आपको वाटर को आइस क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कुछ आपको हीट बाहर निकालनी पड़ेगी। क्लियर। उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होती है? 2 तरह की हीट होती है, एक होगी लेटेंट हीट, एक होगी सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट का मतलब है अगर आप हीट दे रहे हो, अगर आप हीट सिस्टम के अंदर डाल रहे हो, उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट सेंसिबल हीट क्या होती है? जब आप किसी सिस्टम के अंदर हीट को इन कर रहे हो उस टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों हीट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं आइस की लेटेंट हीट कितनी होती है? अगर आपको 1 ग्राम आइस को मेल्ट करवाना है तब आपको 335 जूल एनर्जी चाहिए। क्लियर। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को कंपेयर करते हैं। अब यहां पे 1 टन 1000 इनटू लेटेंट हीट, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन अगर आपको चाहिए तो आपको लेटेंट हीट आइस की पता होनी चाहिए और आप कितने मास को, लिक्विड का कितना मास आइस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड। और टाइम रिक्वायर्ड हमें पता है 24 घंटे में लेते हैं। 24 घंटे अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप 60 से भी डिवाइड कर पाओगे। तो यहाँ पे 1000 और 335 क्या है? 335 आपके पास लेटेंट हीट जो किलो जूल में होगी। अगर थोड़ी सी आप कैलकुलेशन करना जानते हैं तो डायरेक्ट आंसर आपके पास आएगा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। अब आपको याद डायरेक्टली 3.5 यूनिट रखना है। ये कैलकुलेशन जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए यहाँ पे डाली है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द एसआई यूनिट टू मेजर द प्रेशर इन रेफ्रिजरेशन। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आंसर आएगा पास्कल, और पास्कल हम हमेशा यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए। अब अगर प्रेशर के एसआई यूनिट हमें बताने हो, बट प्रेशर के और भी यूनिट हैं वो भी हम देख लेते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये सभी आपके प्रेशर्स के यूनिट हैं, बट बेसिकली हम पास्कल को ही लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, किलो जूल पर सेकंड को हम लेते हैं और इसी को हम किलो वॉट भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सीओपी। सीओपी को हम क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेशन के टर्म में? तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती क्या है, हल्का सा डिटेल में देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब डिजायर्ड इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, या तो आप हीट को सप्लाई कर सकते हो या आप हीट को रिमूव कर सकते हो। तो जो भी आपका डिजायर्ड इफेक्ट है और उस डिजायर्ड इफेक्ट को करवाने के लिए आपको कितना वर्क इनपुट देना पड़ा, क्लियर, तो वो आपका आ जाएगा सीओपी। क्लियर। अब 9th क्वेश्चन में आपसे एक सीओपी का
छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आपको पता है अगर डिजायर्ड इफेक्ट हमारे पास है कि 150 किलो जूल पर केजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इसने बोला है कि सीओपी निकालिए रेफ्रिजरेशन का अगर आपके पास वर्क इनपुट है 50 किलो जूल पर केजी और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो 150 किलो जूल पर केजी है, तो सीओपी क्या होगा, जो भी आपका डिजायर्ड इफेक्ट था क्या रेफ्रिजरेशन का, डिवाइड बाय कितना वर्क देना पड़ा आपको, तो आंसर आ जाएगा A3। क्लियर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज, अब एक बात बताइए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है आपका वो अगर डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन डिवाइड बाय जिस वर्क है, तो हमेशा है, बहुत ऑब्वियस बात यह है कि जो भी आपका डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो बड़ा ही होगा वर्क से। ऐसा क्यों करोगे आपकी आपका वर्क आपको ज्यादा देना पड़े, डिजायर्ड इफेक्ट बहुत ही कम हो, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका ग्रेटर देन 1 होगा यहाँ पे। क्लियर। बट यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं हीट पंप से रिलेटेड, रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड, एयर कंडीशनर के रिलेटेड, तो एक चीज वो भी देख लेते हैं साथ में ताकि वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि हमें पता है सीओपी द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। बट इस इक्वेशन को भी आपको माइंड में रखना है हमेशा। सीओपी आपका हीट पंप का इक्वल टू होगा 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर में आपको प्लस करना पड़ेगा 1, फिर आपके पास हीट पंप आएगा। इट मींस क्या हुआ कि कभी भी नेवर बी लेस देन 1, सीओपी ऑफ हीट पंप कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा हो सकता है कि ग्रेटर देन 1 हो जाए। क्लियर। तो यहाँ पे सीओपी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, हो सकता है, बट किसी स्टूडेंट्स को ये भी डाउट हो सकता है एफिशिएंसी तो कभी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, तो सीओपी क्यों ग्रेटर देन 1 हो रहा है। तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या बताती है, एफिशिएंसी हमेशा बताती है कैपेसिटी ऑफ द इंजन टू प्रोड्यूस द पावर फ्रॉम द फ्यूल। तो अगर आपके पास कितनी कैपेसिटी है, आपका इंजन कितनी कैपेसिटी से पावर प्रोड्यूस कर सकता है, वो एफिशिएंसी बताएगी। बट सीओपी क्या बताएगा, सीओपी आपको बताएगा हाउ इफेक्टिवली द एनर्जी इज यूज्ड, आप अपनी एनर्जी को कितनी इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो फॉर द डिजायर्ड इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द लोअर टेम्परेचर इज फिक्स्ड then the COP of the machine can be increased by, हमें पता है COP of the machine है desired effect डिवाइड बाय वर्क डन। अब अगर आपके पास 2 टेम्परेचर है, एक हायर टेम्परेचर है, एक लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर को आपने फिक्स कर दिया, अब हायर टेम्परेचर को जैसे जैसे डिक्रीज करते चले जाओगे तो होगा क्या, सपोज ये यहां पे आ गया तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा। अब डिफरेंस कम होने की वजह से वर्क डन कम हो जाएगा, वर्क डन कम होने की वजह से सीओपी इंक्रीज कर जाएगा, तो आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, द सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जिन्होंने रिवर्स कार्नोट साइकिल नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता दूं, रिवर्स कार्नोट साइकिल में सबसे पहले एक इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेटर क्या करेगा, जो आपका कोल्ड रीजन होगा वहां से हीट को उठाएगा, हीट को उठाने के बाद वो सबसे पहले उसे कंप्रेसर में भेजेगा, कंप्रेसर में भेजने के बाद आपके पास आता है एक कंडेंसर, और कंडेंसर के बाद आपके पास आएगा टरबाइन। क्लियर। और टरबाइन के बाद दोबारा से इवेपोरेटर, और कंडेंसर का काम यह है जो हीट इसने यहां से उठाई है उस हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करना है। अब इस दौरान होता क्या है, सीओपी यहां पे देखा जाएगा, तो सीओपी के लिए मैं एक छोटी सी पहले डायग्राम बनाऊं आपके लिए टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है डायरेक्टली, क्योंकि 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक इन नेचर होगा, ये 1 से 2 कंप्रेसर आइसेंट्रोपिक होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट पे हीट रिजेक्शन होती है, तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट पे 3 और 4, तो यहाँ पे 3 और 4, तो यहाँ पे हीट ऐड हो रही है और यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। अब जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो एटमॉस्फेयर में हो रही है, वो तो आपके कंट्रोल से बाहर है, बट आपके कंट्रोल में क्या है, कोल्ड रीजन, ये कोल्ड रीजन। तो सीओपी क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, Q2। आप चाहते हो अपने रूम को ठंडा करना, तो ये आपका रूम है, इसको ठंडा करना चाहते हो, तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, Q2 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, और इसको आप टेम्परेचर की टर्म में लिखोगे तो यहाँ पे T2 चेंज इन एंट्रोपी, और यहाँ पे T1 माइनस T2 ds। अब यहाँ पे T2 के ऊपर आपके पास डिपेंड करेगा सब कुछ, तो यहाँ पे इवेपोरेटर टेम्परेचर आंसर आ जाएगा A।
इट मीन्स अगर हमें सीओपी रिवर्स कार्नोट साइकिल का लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2। और यहाँ पे T1 आपके पास कंडेंसर टेम्परेचर है, T2 आपके पास इवेपोरेटर टेम्परेचर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 13 क्वेश्चन देखिए, सीओपी रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन का हमें दिया है 2। इट मीन्स अगर सीओपी 2 है देन T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T1 बाई T2 माइनस 1। और यहाँ से इस 1 को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे 2 की तरफ, देन 3 इज इक्वल टू आ जाएगा T1 बाई T2। और यहाँ पे जो रेशो हो जाएगा लोएस्ट टू हाईएस्ट टेम्परेचर का वो हो जाएगा 3। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे सीओपी रेफ्रिजरेशन का दिया था और रेशो पूछा था। अब 14th क्वेश्चन में देखिए, if the condenser and evaporator temperature are 250 Kelvin and 100 Kelvin। अब यहाँ पे COP पूछा है T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2। अब यहाँ पे हमारे पास कंडेंसर और इवेपोरेटर, कंडेंसर का टेम्परेचर हमारे पास है 250 माइनस 100 इवेपोरेटर का टेम्परेचर एंड डिवाइड बाय 100। अब यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 150 डिवाइड बाय 100 1.5। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डैश टू द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखिए एफिशिएंसी अगर मेरे को रेफ्रिजरेटर की लिखनी है तो मेरे को पता है एफिशिएंसी होती है वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। क्यों? बट अगर मेरे को सीओपी के बारे में लिखना है तो सीओपी किसका रेशो होता है, वो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या इसको हम डिजायर्ड इफेक्ट भी बोलते हैं, डिवाइड बाय वर्क डन। अब ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है कि आपने हीट को ऐड किया है या हीट को रिजेक्ट करवाना चाहते हैं और कितना आपको वर्क डन उसके लिए देना पड़ा। क्लियर? तो सीओपी और एफिशिएंसी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट है। तो आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर। देखिए हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले एक डायग्राम बनाई कि इवेपोरेटर आपका हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कंप्रेसर में भेजता है और कंप्रेसर के बाद ये जाएगा कंडेंसर में और कंडेंसर के बाद ये जाएगा टरबाइन में। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान कंप्रेसर और कंडेंसर इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। क्योंकि हमने ग्राफ में भी देखा था टीएस डायग्राम में कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जिसमें 1 से 2 जाने के दौरान 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस होता है कंप्रेसर के अंदर, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। तो कंप्रेसर और कंडेंसर के बिटवीन, तो आंसर आ जाएगा सी। इन जनरल द रेशो ऑफ द लोएस्ट टू हाईएस्ट टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द सीओपी। सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है। सीओपी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2। अभी हमने देखा, इसको मैं लिख सकता हूँ T1 बाई T2 माइनस 1। अब यहाँ पे सीओपी प्लस 1 इज इक्वल टू रेशो ऑफ टेम्परेचर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी इक्वेशन के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में। यहाँ पे सीओपी 2 दिया है, बट अब इस बार इन्होंने हाईएस्ट टेम्परेचर से लोएस्ट टेम्परेचर की बात की है। इट मीन्स आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर सीओपी 2 है आपकी तो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 माइनस 1। तो यहाँ से T1 बाई T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, बट आपको क्या चाहिए T2 बाई T1। तो आंसर आ जाएगा 1/3। आंसर इज डी। नेक्स्ट, COP of the reverse Carnot cycle does not depend upon which of the following। देखिए मेरे को पता है COP आपके पास Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q2। अगर मैं टेम्परेचर की भी बात करूँ तो कंडेंसर टेम्परेचर, इवेपोरेटर टेम्परेचर और इवेपोरेटर टेम्परेचर, तो डिफरेंस बिटवीन द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर टेम्परेचर एंड द वर्क डन, तो इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। बी के ऊपर भी, सी के ऊपर भी, डी के ऊपर भी, बट मॉइस्चर के ऊपर सीओपी कभी डिपेंड नहीं करता। तो आंसर क्या आएगा इसका ए। क्लियर? नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि रिवर्स सीओपी की जब भी बात होगी, रिवर्स सीओपी की जब भी बात होगी तो आपको रिवर्स कार्नोट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्लियर? तो जो आपका सिंपल सीओपी है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो वर्क डन ऊपर आएगा और डिजायर्ड इफेक्ट नीचे चला जाएगा। क्लियर? अब 20th क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है COP इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2। COP कितना दिया है? COP दिया है 2.5। T1 माइनस T2 इवेपोरेटर टेम्परेचर कितना दिया है? 100 केल्विन।
यहाँ पे 100 केल्विन डिवाइड बाय 100 केल्विन। एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में काम कर लेते हैं, केल्विन में काम कीजिएगा तो सही रहेगा। क्लियर? तो इसको अगर आप थोड़ा सा भी सोल्व करो तो आंसर आपके पास T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 350 केल्विन। तो आंसर आपका आएगा सी।